कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। Samare pamani pasani re sari ne sa pasani pani ma pani ma pani ma re sa mare ne pani ma pani pamani ma re sa manya sumare tani sa dina sumara tani sa dina sumara tani sa dina tumharo naam। नमस्कार, बोलते आने यूट्यूब चैनल में आप सब नाजरीन का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी प्रथा रही है कि हर एपिसोड में हम म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज से एक ऐसी अजीम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि भारत में नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। लेजेंड्स है, लिविंग लेजेंड्स है, सेलिब्रिटीज है। और आपसे गुजारिश है, मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड, कि इस यूट्यूब चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के लेजेंड से आप मिलें। और उसी श्रृंखला में आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से डॉक्टर श्रीमती नीना माथुर जी, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। नीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार डेविड साहब, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे बोलते आईने में आमंत्रित किया। ये मेरी खुशनसीबी है जी। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर नीता माथुर जी एक बहुत ही सीनियर वोकलिस्ट होने के साथ साथ एक रिसर्चर हैं, एक एकेडमिशियंस हैं। जिस तरीके से हमारी बातचीत होती रहेगी, आपका मैंने बायोडेटा खंगाला और उसके अंदर बेइंतहा ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको शॉर्ट करके मैं आपके सामने लाता रहूंगा। लेकिन शुरुआत में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर श्रीमती नीना माथुर जो है, अपने माता जी से आपने ज्ञान लिया म्यूजिक के अंदर, संगीत में, और आपका नाम उमा माथुर जी है। और उसके बाद जो है एक बहुत ही एक लिविंग लेजेंड डॉक्टर प्रोफेसर विदुषी कृष्णा बिष्ट जी, जो दिल्ली घराने के एक्सपोनेंट क्लासिकल म्यूजिक की हैं, उनसे लगातार आपने शिक्षा प्राप्त करी और काफी रेयर कॉम्पोजिशन सीखी। और उसके बाद साथ साथ आप और गहराई में उतरती गई और सेक्रेड पथ्स जो हैं, जो पुष्टि मार्ग के हैं,
और उसके अंदर वॉइस कल्चर है, या कैसे आपको और मुकम्मल बनाना है आपको एज ए शास्त्रीय गायक, वो आपने पद्म भूषण आचार्य पंडित गोकुलुत्सव जी महाराज से आपने सीखा और उनसे सीखती रही हैं। ये तमाम बातों को हम तफसीलात अभी करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सब बातों के साथ आ गया हूं, बड़ा ही आपको मुख्तसर में मैंने नाजरीन बताया। डॉक्टर उमा जी से मैं अब ये पूछना चाहूंगा, नीता जी से, आई एम सॉरी दिस माय मिस्टेक, नीता माथुर जी। नीता माथुर जी, ये पूछना चाहूंगा कि जो बचपन से आपको तालीम मिली और आपकी मदर से आपको सीखने का मिला, और फिर बाद में जो है आप आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिखा भी रही हैं और पिछले 1993 से मुसलसल सिखा रही हैं, लिख भी रही हैं, ये तमाम चीज को आप एक संक्षिप्त में बताइएगा प्लीज। डेविड साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो कि बहुत सभी सुशिक्षित थे। मेरे माता पिता और माता जी भी, उन्होंने संगीत की भी शिक्षा ली थी, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उस जमाने में देखिए, जो स्त्रियां थी, शिक्षा प्राप्त करना ये बहुत बड़ी मुश्किलात से होता था, क्योंकि माता पिता बस ये जी 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 दोबारा ले लें, दोबारा जी जी जी, आवाज क्लियर आ रही है वैसे? हाँ हाँ बताइए। डेविड साहब, ये मेरा हाँ, जी डेविड साहब, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां माता पिता दोनों ही सुशिक्षित थे। पिताजी हमारे प्रोफेसर रहे सोशियोलॉजी के, और मेरी मदर भी सोशियोलॉजी में ही एमए किया हुआ था। अच्छा। पर उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था कि जो बड़े कला प्रेमी थे, मतलब शिक्षा के साथ साथ विभिन्न कलाएं, हमारी मौसियां वगैरह सब ने, किसी ने तबला वादन सीखा, किसी ने नृत्य सीखा, और मेरी मदर ने वोकल क्लासिकल भी सीखा। क्या बात है। बीए तक उनके पास संगीत रहा और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं से भी सीखा। आप शायद याद हो, महाराज कपूर किशोर हुआ करते थे, जो कि पंडित नारायण राव व्यास जी के शिष्य थे। तो उनसे भी उन्होंने 3-4 साल तालीम ली। इनके अलावा पंडित जगदीश मोहन जी, उनसे भी उन्होंने गाना सीखा। तो जब मैं बहुत छोटी थी, शायद मैं 2.5-3 साल की रही होंगी, तो मेरी मदर बताती हैं कि तू जो थी वो घर में, जैसे वो डालडे के डिब्बे वगैरह होते थे ना, तो उनको बजा बजा के, मतलब उन्होंने मेरे अंदर संगीत की प्रतिभा को देख लिया था कि ये कुछ करना चाहती है, और गाती भी थी। हालांकि मुझे बोलना नहीं आता था, पर मैं आ करके गुनगुनाती रहती थी। तो मदर ने सोचा कि इसको गाना मैं जरूर सिखाऊंगी। हालांकि वो उस समय गृहिणी थी, उस समय जॉब वगैरह नहीं करती थी, हम सब बच्चे छोटे छोटे थे, ब्रदर सिस्टर्स हम लोग। तो फिर उन्होंने यही सोचा कि इसकी प्रतिभा को निखारना चाहिए, और मुझे याद नहीं, शायद 5 या 6 साल की अवस्था से उन्होंने मुझे स्वर ज्ञान आरंभ कराया हारमोनियम पर, और भूपाली, भैरव, भैरवी, ऐसे राग उन्होंने सिखाने आरंभ कर दिए। पहले तो सरगम, और फिर शायद मैं 7-8 वर्ष की रही होंगी या 9 वर्ष की, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको, प्रयाग संगीत समिति के एग्जाम हुआ करते थे उस टाइम में, अभी भी होते हैं, तो प्रथम वर्ष का उन्होंने मुझे इम्तिहान दिलवाया, और जो आरंभिक राग हैं वो मुझे सिखा दिए थे उन्होंने, ये भोपाली, भैरव, भैरवी, काफी और खमाज। तो और उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा। शाम को वो रोज बैठती थी मुझे लेकर के, किसी भी तरह टाइम निकालती थी वो मेरे लिए, और तबला भी उन्हें आता था, तबला भी बजाती थी वो, और हमें तबले के साथ ही अभ्यास कराती, जो कि आज मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को ये चीज सीखनी चाहिए कि केवल गाना गा लिया वो नहीं होना चाहिए, गाने के साथ साथ जो एक ताल का और लय का ज्ञान है वो साथ साइमल्टेनियस होना चाहिए। तो मदर जब भी कोई बंदिश सिखाती थी, ताल के साथ ही सिखाती थी, खुद तबला बजाती थी, चाहे वो धमार सिखा रही हैं, ध्रुपद सिखा रही हैं, या ख्याल की बंदिश सिखा रही हैं, तो वो तबला खुद उसके साथ संगत करती। तो वो जो ताल का ज्ञान है और लय का ज्ञान, वो बचपन से ही वो हमारी नसों में समा गया, तो वो गड़बड़ नहीं करते थे हम लोग ताल के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने वो सिलसिला चलता रहा, 12वीं कक्षा तक मुझे याद है संगीत प्रभाकर कर लिया था। फिर आगे की जो शिक्षा, उन्हें लगा कि कॉलेज में हमारे यहाँ, वहां पर हम जिस जगह को बिलोंग करती हूँ मैं, तो बहुत छोटी जगह है यूपी में, धामपुर में, मेरे फादर वहाँ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी, तो वहाँ संगीत की शिक्षा का वो नहीं था, मतलब जिसे कहते हैं आगे की उसको ग्रेजुएशन में कैसे करें। तो मेरी मदर ने मुझे बरेली भेजा, मेरी बुआ वहां रहती थी, तो वो कहने लगी इसकी शिक्षा जारी रहनी चाहिए,
तो बरेली में साहू राम स्वरूप कॉलेज हुआ करता, साहू गोपीनाथ जिसका पहले नाम था। जी। और उस कॉलेज में ये था कि नो सेकंड क्लास, वहाँ पे एडमिशन ही फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स का होता था। और ये भी मेरा परम सौभाग्य था कि मदर फादर ने, क्योंकि शिक्षा का वातावरण रहा, तो एकेडमिक्स पर बहुत ज्यादा जोर रहता था। तो मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास भगवान की कृपा से, और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करती थी अपना, और मैं फर्स्ट आती थी अपनी क्लास में और सभी सेक्शंस में टॉप करती थी। फैंटास्टिक। तो मदर ने वहां पर एडमिशन कराया, और वहां मेरा सौभाग्य रहा कि डॉक्टर सुधा रानी शर्मा जी जी, वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संगीत, काफी मानी हुई तो है। उन्होंने मेरी प्रतिभा को और पहचाना और निखारने की कोशिश करी। और वो मुझे हमेशा कहती थी कि नहीं, सिर्फ अपना ध्यान शास्त्रीय संगीत पे ही रखना, कहीं इधर उधर मत जाना। हालांकि वो उम्र ऐसी होती है डेविड साहब, हम सभी जानते हैं, सबका मन करता है। फिल्मी गाने भी बहुत उस टाइम इतने खूबसूरत गाने आते थे कि हम लोग गुनगुनाते रहते थे। और लता जी, आशा जी तो आप जानते हैं, वो तो सभी का आदर्श है। हम सभी जो हम लोग उस जनरेशन के हैं, तो हम उनके भी गीत थोड़े बहुत ऐसे ही गुनगुनाते थे। फिर सुधा जी कहती थी मैडम हमारी कि नहीं नीता, क्लासिकल में ही इस लाइन को पकड़ लो बस। और ये तो शास्त्रीय संगीत महासागर है, जब तुम इसको कर लोगी तो तुम्हारे लिए और चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक कह रहा है। तो मैडम के मार्गदर्शन में रहने का मुझे सौभाग्य जी हाँ, मिला। 2-3 साल में उनके भी मार्गदर्शन में रही। जी हाँ, तो जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद मेरा विवाह हो गया, जल्दी कम उम्र में विवाह हुआ, दिल्ली हम लोग आ गए। और दिल्ली में मेरे पति श्री प्रमोद माथुर, उनको भी गाने का बेहद शौक है। वाह। मतलब ऐसे उन्होंने सीखा नहीं है, हाँ, पर जैसे घर में हमारे सास ससुर सब लोगों को गाने बजाने का शौक था। आप जानते हैं कायस्थ परिवारों में जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिकली बड़े ही ये उनके कंठप्रिय और सुनाने वाले और सीखने वाले और बजाने गाने वाले सब होते हैं उसमें। तो संगीत का जो है कायस्थ फैमिली में तो बहुत ज्यादा है, कमेंडेबल। बहुत ज्यादा। जी जी, तो वो कला प्रेम जो है वो मेरा यहाँ भी आकर चलता रहा। और मेरे पिताजी ने प्रोफेसर ब्रजेश प्रसाद माथुर, जब मेरा विवाह हुआ उस समय शादी जल्दी भी हो जाती थी, 20-21 वर्ष की मेरी अवस्था रही होगी। तो मेरे पिताजी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि इसकी शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, संगीत की शिक्षा। और हम विवाह तो कर रहे हैं, बट अगर कोशिश कीजिएगा कि इसका संगीत चलता रहे। तो ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पति मुझे बहुत एनकरेज करते रहे और उनका पूरा मुझे सहयोग मिला। और शादी के बाद फिर मैंने अपनी हायर एजुकेशन जो थी, एमए, एमफिल और पीएचडी सब दिल्ली विश्वविद्यालय से की। और मेरे सास ससुर और मेरे परिवार वालों का बहुत, उनके आशीर्वाद से और सहयोग से मैं निरंतर अपनी इस साधना में भी जुड़ी रही। और जब एमफिल मैंने कर लिया था, एमए में भी मैंने फर्स्ट क्लास मेरी आई, एमफिल में भी बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने उत्तीर्ण करी वो परीक्षा। एमफिल के बाद ये मेरा सौभाग्य था कि विदुषी कृष्णा बिष्ट फैकल्टी में उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करती थी, जो कि शास्त्र और प्रयोग संगीत के जो दोनों धाराएं हैं उसमें बहुत प्रवीण, और शास्त्र का भी उन्हें बहुत ज्ञान है, और साथ में प्रयोग, क्योंकि वो बहुत अच्छे गुरुओं से सीखी हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं मैडम के पास जाऊं और उनसे मार्गदर्शन। तो उनकी कृपा रही और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया, शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार किया। और फिर कई साल तक मैंने लगातार उनसे ख्याल गायन की तालीम ली। और वो उनकी बहुत कृपा रही, मुझ पे आशीर्वाद रहा। बल्कि पीएचडी की गाइड भी मैडम ही रही। मेरा पीएचडी का जो टॉपिक था हिंदुस्तानी संगीत में होली गायन, तो उस पर मैडम ने मुझे पूरा मार्गदर्शन दिया और कई रागों की तालीम दी उन्होंने। फिर कुछ वर्ष बाद मेरा ये सौभाग्य था और ये बड़ी ईश्वर की कृपा हुई कि आचार्य पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज एक बार दिल्ली पधारे थे। वो वैसे तो वो आते रहते थे कार्यक्रमों के सिलसिले में, और आप तो सभी जानते हैं पीठाधीश्वर भी हैं वो वल्लभ संप्रदाय के। और साथ में वेद वेदांत और जो हमारी प्राचीन सामगान इत्यादि की जो परंपरा है उसके भी महापंडित हैं और मूर्धन्य गायक हैं और चौमुखे गायक हैं, ख्याल, ध्रुपद, धमार, हवेली संगीत। बड़ा नाम है उनका। जी जी, तराना, रागमाला। तो एक कार्यक्रम में महाराज जी के संपर्क में आने का और उनके दर्शन का मुझे लाभ हुआ।
और मैं बहुत प्रभावित हुई महाराज जी के दिव्य व्यक्तित्व से। तो मैंने आपसे दीक्षा प्राप्त की और फिर मैं उनके मार्गदर्शन में, और उनका आशीर्वाद मुझ पे रहा। वो बेटी की तरह मुझे मानते हैं, वो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। और महाराज जी ने मुझे कई रेयर रागों में, बहुत से रेयर रागों में बंदिशें बताई, और हवेली संगीत पुष्टि मार्ग की भी बंदिशें जो थी वो मैंने महाराज जी के सानिध्य में, उनकी कृपा से मुझे प्राप्त। तो महाराज जी के दिव्य व्यक्तित्व पर भी पुस्तक लिखने का मुझे सौभाग्य मिला, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2006 में जी, शास्त्रीय संगीत के हाँ, बहुआयामी स्तंभ। क्या बात है, तो क्या। ये 2006 में ये पुस्तक का अनावरण हुआ त्रिवेणी सभागार में। और अच्छा, इस पुस्तक के साथ हमने कुछ महाराज जी के ही स्वर में बंदिशों को भी रिकॉर्ड किया। तो जी, वो ये सीडी भी निकाली बहुत थी, तो उसमें अच्छा, जी बंदिशें वगैरह हैं इसमें। बहुत ये अच्छा, बहुत डबल सीडी है। बेहद अच्छा। और 2011 में फिर, क्योंकि महाराज जी ने करीब 5000 से भी अधिक रचनाएं रची हैं, जी, तो मुझे लगा कि महाराज जी के व्यक्तित्व पर एक पुस्तक पर्याप्त नहीं है, एक हाँ, पुस्तक और लिखनी चाहिए। हाँ, तो 2011 में इसका अनावरण हुआ। वाह वाह वाह। जी, और ये हैबिटेट सेंटर में भी हुआ, और बम्बई में वहाँ भारतीय विद्या भवन में भी जी, इसका विमोचन किया गया। बहुत जो देश के बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब भी उसमें पधारे थे, जी, और सईउद्दीन खान डागर साहब, जी, मणि जी, प्रसाद जी, जी, और बहुत गुणी जन पंडित नयन घोष। तो वो मैंने आपको फोटो भी भेजा है, या, अगर आप दिखाना चाहेंगे तो आप दिखा दीजिएगा उसमें। जी, जी, जी। तो ये कार्यक्रम में काफी लोग पधारे थे, और मेरा ये सौभाग्य था, सबका आशीर्वाद मुझको मिला। जी बल्कि मैं यहाँ पे आपको ज्वाइन करना चाहूंगा इसी वक्त, क्योंकि जो महाराज जी से जो आपने सीखा और ऐसी गहन और गहरी बातें सीखी जो हर गुरु अपने शिष्य को इतना नहीं बताता, वो उस पे मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी आपको फॉलो करा और महाराज जी को भी फॉलो करा। उन्होंने रियाज के साथ साथ एक बड़ी बात जो बताई कि क्या आपकी भोजन होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या, ये बात अक्सर लोग नहीं बताते। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो जो महाराज जी ने, उसको मैंने पुस्तक में भी लिया है। उन्होंने कहा कि संगीत को एक केवल गायन के दो स्तर होते हैं। एक तो स्तर ऐसा होता है कि जिसमें लगता है कि बहुत मेहनत या कसरत की जा रही है, बहुत एक्सरसाइज की जा रही है, सरगमे और ये वो ताने पलटे ये सब किया जा रहा है। तो उसमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत या कुछ दिखावा या प्रदर्शन नजर आता है। गायन का दूसरा स्तर ऐसा होता है जिसमें सहजता होनी चाहिए, यानी गाना जो है वो अपने आप ही सहज रूप से निकले, और उसमें ये प्रदर्शन ना लगे कि हम कुछ दिखावा या छलावा कर रहे हैं। क्या बात है, तो ये चीज ये महाराज जी ने बहुत सुंदर बात ये की। अच्छी बात है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि संगीत को अगर आप केवल रियाज के तौर पे लेंगे कि तो वो तो एक मैनिपुलेशन और एक एक्सरसाइज की तरह हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। ठीक कह रहा है। अगर इसको आप उपासना बनाएंगे, उसको आराधना बनाएंगे, यानी उसका समर्पण अगर आप डिवाइन को कर देंगे, क्योंकि देखिए ह्यूमन वॉइस की अपनी लिमिटेशंस हैं। एग्जैक्टली। कभी गाना बनता है, कभी गाना बिगड़ता है, अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ या, ऐसा या, हो जाता है। या, और देखिए उनको कला यात्राएं करनी पड़ती हैं, दूर दूर जाना पड़ता है अपनी। कई लोग, जैसे हम लोग तो जॉब में भी हैं, सर्विस भी कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, तो आवाज को संभालना और गले को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा गले का ध्यान रखा जाए। तो उसमें कई चीजें उन्होंने बताई थी कि सुबह उठ के आप जल्दी उठ करके रियाज करें, शरज की साधना करें, और खाने पीने का ध्यान रखें। हम्म, और खाने पीने में ज्यादा खट्टा तला भुना, ये तो प्राय सभी कलाकार इस चीज का ध्यान रखते हैं। पर हम्म, महाराज जी ने कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी उसमें बताए थे कि हम्म, ये भी आप लोग ले सकते हैं। लवंगादी बटी है, या और जो बटी आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे इसके इलाज बताए गए हैं, जिससे गले को हम ठीक रख सकते हैं, साध सकते अच्छा। हैं। और दूध दूध में हल्दी डाल करके आप लीजिए रात को सोते टाइम। हालांकि बहुत सी चीजें हम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी व्यस्तता के साथ गले को संभालना, विशेष रूप से दिल्ली का जो क्लाइमेट है ना डेविड जी, 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 इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो गायक कलाकारों के लिए उसको संभालना और गले को हर समय अपना फॉर्म में रखना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी महाराज जी ने इसमें पुस्तक में ये चीजें बताई हैं।
अच्छा। और कि खाना पीना कैसा होना चाहिए और रियाज किस प्रकार से करें। बहुत तो अच्छी। इसमें भी जी मैं अपने जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया से, बोलते आने की वेरी स्पेशल एपिसोड डॉक्टर नीता माथुर जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। आपने पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे आपके बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, जिनमें से कुछ को मैं बता, आप बल्कि ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जिसे ICCR कहते हैं, उसकी भी इम्पैनल आर्टिस्ट हैं। आप हरिदास संगीत सम्मेलन मुंबई वृंदावन में आपने पार्टिसिपेट करा, साहित्य कला परिषद का युवा महोत्सव बहुत पहले आपने करा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली, इंडिया हैबिटेट सेंटर एपी सेंटर गुड़गांव, सुरश्री केसरबाई केरकर म्यूजिक फेस्टिवल गोवा में, फिर उस्ताद अल्लाह दिया खान म्यूजिक फेस्टिवल मुंबई में, ICCR की जो हराइजन एक सीरीज आई थी इन कोलैबोरेशन विद कला प्रकाश बनारस से, तो इत्यादि इत्यादि। फिर त्रिवेणी ऑडिटोरियम का अभी बताया ही है, जवाहर कला केंद्र जयपुर का, फिर पूना में, फिर उस्ताद आमिर खान साहब के ग्रह इंदौर में, भोपाल में, उदयपुर में, चंडीगढ़ में, जबलपुर में, भातखंडे म्यूजिक कॉलेज वगैरह में आपका हर जगह जो है अलग अलग आपने प्रेजेंटेशन दी है, परफॉर्मेंसेस दी हैं। अलावा इसके, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको अभी एक इशारा भी दिया था कि आप जो कि हैं राइटिंग जो है आपकी, एक लेखिका हैं, कई किताबें भी लिखी हैं, उनका विमोचन होने भी जा रहा है और कई का हो चुका है। और आपने जो हवेली कॉम्पोजिशन से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, ये इंडिया हैबिटेट सेंटर म्यूजिक क्लब में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ और इस पे लेक्चर दिया आपने बाकायदा, और सुनने वाले जितने संगीत रसिक हैं, तो हिंदुस्तानी जो हवेली कॉम्पोजिशंस पे हम आगे बात भी करेंगे कि ये है क्या कॉन्सेप्ट, और लोगों को इतना मालूम नहीं है, लेकिन इसकी भी अवेयरनेस आज के इस इंटरव्यू में हम ये चाहेंगे डॉक्टर नीता माथुर द्वारा हमारे साथ प्रकाश में लाई जाए। और किताबों के बारे में बता ही दिया कि हिंदुस्तानी संगीत में होली का गायन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब आपकी निकली है, शास्त्रीय संगीत के बहुआयामी स्तंभ पंडित गोकुलसव जी महाराज, शास्त्रीय संगीत के सूर्य, ये अलग अलग किताबें। एक और दिल्ली घराने से आप काफी जुड़ी हुई हैं, और 1999 में 1999 में कहूंगा कि उस्ताद चांद खां सेंटिनरी एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था, जिसकी उनकी जो बंदिश है उनको नोटेशन आपने करा, लिखा। ये बहुत ही कमेंडेबल बात है, बहुत ही एक जीनियस वाला आदमी ही कर सकता है, और बहुत उसमें मेहनत का काम है। तो ये तमाम आपके कंट्रीब्यूशन रहे। फिर जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो साउथ कोरिया से है, बुसान यूनिवर्सिटी से है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी, जर्मनी वगैरह वगैरह, तो वहां के स्टूडेंट्स को भी आपने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में थियोरी का भी बताया और उसकी प्रैग्मेटिक अप्रोच दोनों को बताया। इन तमाम चीजों को हम लेकर अब चलते रहेंगे। और एक और बड़ी बात पर शायद मैं यहाँ पर बताने लायक वो ये है, मीडिया से आप बहुत जुड़ी हुई हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नीता माथुर जी जो हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक सेंट्रिक प्रोग्राम खासकर दूरदर्शन या प्रसार भारती से आए, जैसे आज सवेरे, गुड इवनिंग लाइव शो, मॉर्निंग शो, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स, पहचान, स्त्री शक्ति इत्यादि इत्यादि, आप टेम्पल म्यूजिक ऑफ पुष्टि मार्ग वगैरह वगैरह, इन तमाम के लिए आपने कई चर्चाएं, टेलीविजन के ऊपर, रेडियो टॉक्स में आपका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। कई एजाज से भी आपको नवाजा गया, सुरमनी है जैसे मुंबई से, श्रेष्ठ कला श्रोमणी है, तो ये पटेल कल्चरल फाउंडेशन मुंबई से, इस तरीके से आप बड़ी सेलिब्रेटेड एक फिगर रही हैं शास्त्रीय संगीत के अंदर विशेषकर। मैं क्यों ना चाहूं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम बोलते हैं यूट्यूब चैनल में जो होता है, इसके अंदर हम जो भी सेलिब्रिटीज आती हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस करें। तो इस वक्त दिमाग मेरा, मैं इम्प्रॉम्प्टू आपसे पूछूंगा, शायद तैयार अगर होंगी तो बड़ा, क्योंकि आप तो हर चीज के लिए तैयार हैं, या तो यमन में या मेघ में, क्योंकि मेघ बादल बुदल बहुत आए हुए हैं, या यमन, दोनों में से कोई एक छोटी सी प्रस्तुति हमारे सामने पेश करें मैडम। अवश्य जी, और उसके बोल भी बता देंगे तो और अच्छा लगेगा। जी जी।
मेघ हमारे यहाँ कहा गया है कि एक ऐसा राग है डेविड साहब जी जी जी। कि जो अकाल जो राग गान करने से, मान लीजिए कभी किसी असमय हमने कोई राग गाया है तो उससे जो दोष पैदा होता है, ये ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। पर जब हम मेघ गाते हैं तो वो अकाल काल गान जो है उसका भी दोष को वर्जित कर देता है, समाप्त कर देता है, ऐसा शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है। अच्छा अच्छा। और बहुत सुंदर राग है। मैं उसमें एक बंदिश जो कि हमारे गुरु महाराज जी की बनाई हुई है, गोकुलेश्वर जी महाराज जी की, प्लीज उमड़ घन घुमड़। हाँ, प्लीज। हाँ एक मिनट का मैं तानपुरा मिला लूं प्लीज। जी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको। हाँ बिल्कुल। राग मेघ में मैं पंडित गोकुलेश्वर जी महाराज जी की एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। बहुत अच्छा। तो जो कि सादरा है। उमड़ घन घोर घन घोम बरसो मेघ उमड़ घन घोर घन घोम बरसो मेघ मधुर पिया मन मेघ उमड़ा घुमड़ा हे मल्हार मेघ अत झूम झूम घुमड़ घन घोर घुमड़ बरसो मेघ। और इसके साथ एक तराना जो कि खान साहब गाते थे, जी जी। कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ। उमड़ घन घोर घन घूम बरसो मेघ उमड़ घन घोर घन घूम बरसो मेघ मधुर पिया मन मेघ मधुर पिया मन मेघ उमड़ा घुमड़ा गाए मलार मेघ अत झूम झूम घुमड़ घन घोर घन घूम बरसो मेघ तनदीं तदीं तदेना तनदीं तदीं तदेना तनननरे तदेना यलि यललि यललि ललललदीं तदीं तदेना तनदीं अब्र तरे सैर चमन बुलबुलो बुल फसल बहार साथियों मुतरिबो में यार बसरे गुलजार दीन तदीन तदेना तदीन अब्र तर सैर चमन बुलबुलो बुल फसल बहार साथिया मतरिबो में यार बसरे गुलजार दीम तदीम तदेना तनननदीम तदेना यलि यललि यललि ललललदीम तदीम तदेना तनदीम दीम तदीम तदीम तदीम
तदीं तदीं बेहतरीन बेहतर। मुझे याद आ रहा है कि कुछ समय पहले भी शायद बनारस में, क्योंकि मैंने आपको फॉलो जब करा तो बनारस के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, तो एक आर्टिकल भी छपा था और उसकी मोटी मोटी हेडलाइन भी आई थी शायद एक अखबार में कि नीता ने कराया पुरातन विद्या का नवीन दर्शन, और जिसमें शायद यही था जो अभी आपने प्रस्तुत करा के संस्कृत पदों को तराने के अंदर ढालकर आपने गाया। ये आपकी संस्कृत के तराने जो है महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं। जी अगर आप पे समय हो तो मैं एक बिल्कुल, छोटा सा नहीं प्लीज तराना सुना। प्रस्तुत कीजिएगा जी जी वो उसमें है, ललित में भी बनाए हैं और सरस्वती में भी है। जी। तिरे तोम धीम तना तदरे तदरे दानी दिर दिर तोम धीम तना तदरे तदरे दानी तदीम दीम दीम तना देना देना दीम देना दानी दीम दिर दिर तोम धीम तना तदरे तदरे दानी। ये ललित में है और अंतरा इसका संस्कृत में है। शुरु राधे आयाति हरि रे, शुरु राधे आयाति हरि रे, कथम प्यार लोचन घटा हर दिर दिर तोम दीम तना तदरे तदरे दानी दिर दिर तोम दीम तना तदरे तदरे दानी शृणु राधे आयाति हरि रिह कथम लोचन घटा हर दिल तोम दीम तना तदरे तदरे दानी। तो ऐसे कई उन्होंने संस्कृत में तराने बनाए हैं जिसमें कि अंतरा संस्कृत श्लोक उसमें आता है। जी 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 जी, बहुत बेहतरीन है। और मैं ये समझता हूं कि नीता जी आपने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं अभी तक, लेकिन अभी मैंने शुरू में ही वैसे रिक्वेस्ट करी थी कि राग यमन मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है, तो अगर यमन के ऊपर भी कुछ आप इम्प्रॉम्प्टू पूछ रहा हूं इस वक्त, अगर आप कुछ प्रस्तुत कर पाए हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनके लिए तो बड़ी खुशी होगी, तो प्लीज यमन के ऊपर कुछ प्रस्तुत कीजिएगा। देव साहब, यमन हमारा प्राथमिक राग है और इसी से आरंभ भी करते हैं बच्चों का। जैसे भैरव है वो अच्छा। शुरुआती राग है। जी तो जी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर रचना बनाई है जो कि खास तौर पर मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कई बार, क्योंकि क्या होता है पुरानी जो बंदिशें हैं वो तो बहुत अच्छी हैं ही, पर कुछ नवीन रचनाएं भी बननी चाहिए। तो इस सोच को लेते हुए महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं बनाई हैं, और ये जो रचना है मुझे खासतौर पर पसंद है और स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि सुर का सुहाना सफर है। अच्छा। और सुर के बिना सिफर है जिंदगी। क्या बात तो है। इसके शब्द जो हैं बच्चों को बड़े जी अच्छा लगता है। बहुत बहुत खूबसूरत बंदिश। जी प्लीज प्रस्तुत कीजिए। सुर का सुहाना सफर है, सुर का सुहाना सफर है, जिंदगी का हम सफर है, जिंदगी का हम सफर है, सुर का सुहाना सफर है, सुर के सफर में सिफर जिंदगी, सुर के सफर में सिफर जिंदगी, सुर के बिना नहीं होगी बंदगी, सुर सुमिरना कर गाओ मधुर प्रिया, ईश्वर की है ये पसंदगी,
सुर का सुहाना सफर है जिंदगी का, हम सफर है सुर का सुहाना सफर है। तो ये बच्चों को बड़ी पसंद आती है। इसमें पूरा तो रही है। हाँ, मेरा भी है कि भाई गुनगुनाओ, तो हर शख्स यही सोचेगा भाई ये सुर का सुहाना तो जरूर जीवन के अंदर सीखे और गाएं। बहुत बहुत कमेंडेबल। नीता जी, एक बात बताइए कि आपका काफी काम जो है क्लासिकल म्यूजिक को लेकर हुआ है। अलावा इसके मैंने शुरू में जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने एक इंडिकेशन दी थी कि हवेली संगीत से रिलेटेड, जो कि टेम्पल म्यूजिक और पुष्टि मार्ग कह लीजिए, उस पर कई लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, सेमिनार बहुत करे हैं आपने। तो आसानी से जनरल लिसनर जो क्लासिकल म्यूजिक के बैकग्राउंडर के उनको तो पता होगा शायद, लेकिन हवेली संगीत जो टेम्पल म्यूजिक जिसे कहते हैं उसका क्या मतलब है, उसके बारे में परिचय दीजिएगा और उसका कुछ नमूना भी हमारे सामने पेश कीजिएगा। हवेली संगीत। हवेली संगीत ये जो नाम पड़ा है, जैसे कि हमें गुरुजी ने बताया कि 1955 के लगभग आकाशवाणी प्रसारण सेवा ने जब ठाकुर जयदेव सिंह जी, उन्होंने दौरा किया गुजरात की हवेलियों का, और वहाँ उन्होंने वहाँ की जो पद रचनाएं सुनी, मंदिरों में जिस प्रकार का कीर्तन सेवा होती थी, वो विभिन्न राग रागिनियों में आबद्ध होकर के उन्होंने सुना, ठाकुर जयदेव सिंह जी। और उस समय के जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे डॉक्टर केसकर साहब, तो उन्होंने जाकर के वहां पर सुना कि ये किस प्रकार का संगीत है, और वो बहुत प्रभावित हुए कि ये ईश्वर की आराधना में जो संगीत चल रहा है वो तो बहुत कुछ शास्त्रीय संगीत ही है, क्योंकि विभिन्न राग रागिनियों में उसको बांध करके पदों को गाया जा रहा है। तो तब से उन्होंने, क्योंकि वो हवेलियों में गाया जाता था, गुजरात की हवेलियों में सुना, ब्रज की मंदिरों में, तो गुजरात में मंदिरों को हवेली कहते हैं। हवेली कहते हैं। आवाज क्लियर आ रही है डेविड साहब? तो इसलिए उन्होंने इसका नाम हवेली संगीत रख दिया, जबकि ये विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ये पुष्टि मार्ग का हवेली संगीत है। पुष्टि मार्ग यानी जो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था, उसको एस्टेब्लिश किया था, इस संप्रदाय को। ये करीब 500-600 वर्ष पुरानी परंपरा है। और उससे भी पहले जो विष्णु स्वामी संप्रदाय हुआ है, करीब 5000 वर्ष पुरानी, जिसमें वेद वेदांत सामगान और गीतिकाएं और प्रबंध छंद, तो ये बड़ी प्राचीन काल से लगातार चली आ रही है ये परंपरा। और जी, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो सुपुत्र हुए थे गोसाई विठलनाथ जी, तो उन्होंने इसको और व्यवस्थित रूप दिया, क्योंकि अष्टछाप, आप जानते हैं कि अष्टछाप के जो कवि और संगीतकार थे वो अष्टयाम सेवा करते थे भगवान की मंदिरों में। ये जो पुष्टि मार्ग के जो मंदिर जिनको हवेली कहा जाता है, वहां पे ईश्वर की आराधना, उनको जगाने से लेके सुलाने तक एक प्रक्रिया बनी हुई है कि 8 प्रहर भगवान का सेवा चलती है। तो हर सेवा में राग प्रस्तुत किए जाते हैं, मॉर्निंग से लेके रात्रि तक, शयन पर्यंत। तो इस प्रकार से, और विविध उत्सव भी होते हैं, ऋतुओं के अनुसार भी पद गाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही विस्तीर्ण परंपरा है, ये बहुत ही व्यापक परंपरा है, और जिसको पुष्टि मार्गीय संगीत, या आज जिसको हम हवेली संगीत के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में बताना चाहा। हालांकि ये तो एक महासागर है, उसमें अनंत रत्न छुपे हुए हैं, क्योंकि ये पदावलियां हैं जो बड़े बड़े कीर्तनकारों ने और कवियों ने, संगीतज्ञों ने इनकी रचना करी, और ये डिवाइन के लिए है, ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए ये रचनाएं करी। जैसे कि एक छोटी सी रचना, झूला, सावन के समय में भगवान को झूला झुलाया जाता है, राधा रानी और उनको, तो झूलत सांवरे संगोरी, ऐसे करके रचना है। झूलत सांवरे संग गोरी, अमित रूप गुण सहज माधुरी, शोभा सिंधु झकोरे, झूलत सांवरे संग गोरी। तो ये सोरठ मलार में और इस तरह से विविध रागों में पदावलियां गाई जाती। अच्छा, ये जो रागमालाओं के बारे में आपसे जिक्र हो रहा था एक दिन मेरा, रागमाला का भी कुछ बताइए और उस पर प्रदर्शन भी कीजिएगा प्लीज।
रागमाला। रागमाला इसमें भी गाई जाती है, हवेली संगीत में भी गाई जाती है। तब भी करा क्योंकि हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, वो बहुत कई प्रकार के रागों में और तालों में उसको परिवर्तित कर करके गाया जाता है। एक जी, छोटा सा मैं उदाहरण दे रही हूँ, मुझे अभी पूरा अच्छे से याद नहीं आ रही है। बड़ा अच्छा लगा। ध्रुपद की रागमाला है वो, जी, और वो सारंग नैनी काहे कियो एतोमान। देखिए इसमें जो साहित्य रचना है वो बहुत उत्कृष्ट कोटि की है, क्योंकि साहित्य जो है बहुत सुंदर है, और राग तो है ही, रागों में तो उनको बांधा ही गया है। तो सारंग नैनी यानी जिसका सारंग जैसे नेत्र है, तो ऐसे नायिका को कहा गया है कि काहे क्यों एतोमान, तूने इतना अभिमान क्यों किया हुआ है। तो इस तरह से ब्रजभाषा में है ये प्राय है, जितनी भी पद कीर्तन है। सारंग नैनी काहे कियो रे एतोमान, सारंग नैनी। गौरी, अब गौरी राग आ जाएगा। गौरी गर्व छाड़ दे रे हठ, याही दे होत कल्याण, जिना हट करे नट, नट आ गया यहाँ पे, नट नागर सो याही देख भैरव देवगान। महाराज जी इसको बहुत सुंदर गाते हैं, मैं कोशिश ही कर रही हूँ। जी। और इसमें फिर और राग आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, बहुत लंबी ये रागमाला है। मैंने छोटा सा इसमें एग्जाम्पल देने की क्योंकि कोशिश की है। यही है कि मिलती जुलती रागे जो हैं मिलती हैं, और उसका कंटेंट जब आता है आपका लिटरेरी कंटेंट। जी जी जी, बहुत सुंदर है इसका साहित्यिक पक्ष जो है, वो इतना सुंदर है कि हम भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि साहित्य के साथ संगीत जब दोनों मिलते हैं इम्पोर्टेंस है। तो कई बारी हम देखते हैं कि इसकी कमी रही है हमारे पुराने उसमें भी, जो लिटरेरी कंटेंट जो है वो उसका ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं आपसे ये गुजारिश भी करना चाहूंगा कि लिटरेरी कंटेंट जो है, साहित्य जो छपा हुआ है हमारे इन जितने भी बंदिशे गा रहे हैं, या अभी आपने रागमाला है या कुछ भी है, उस पर भी इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपने बहुत काम करा उस पर, थोड़ा सा बताइएगा लिटरेरी कंटेंट। जी, देखिए साहित्यिक पक्ष की जहां तक बातें, अब मैं आपको इस सेंस में भी कहूंगी कि हम लोग, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, महाराज जी हमारे गुरुजनों ने, कृष्णा दीदी ने भी और महाराज जी भी हमेशा ये कहते हैं कि ये सभी समाज का अंग, एक सिविलाइज सोसाइटी में हम रहते हैं। तो जब हम गाएं या गाना अपना जब पेश करते हैं ऑडियंस के सामने, तो हर कलाकार को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो वो बंदिशें गा रहा है, जो कॉम्पोजिशंस गा रहा है, उसकी जो रचना है वो थोड़ा अच्छी हो, वो उसमें वल्गर वर्ड्स ना यूज किए जाएं, या अशिष्ट या असभ्य भाषा का प्रयोग ना हो। कई बार हमारी देखिए रचनाएं बहुत सी जो पुरानी है, उनमें नंद और जिठानी और मतलब हाँ, कुछ ऐसे भी शब्दों का इसलिए प्रयोग है। ये ऐसा हुआ है, कुछ बंदिशें हमने सुनी पुरानी लिटरेरी अच्छा कंटेंट देखिए, जो है हम उसको क्योंकि शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, मैं पढ़ाती भी हूँ, तो बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैडम ये रचना में अच्छा ऐसे क्यों कहा गया, सासनंद को गाली दी गई है, इसमें ये किया गया। तो हमें बहुत ध्यान से उनको सिखाना पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसे शिष्ट जन सम्मत समाज में रहते हैं, तो संगीत उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो महाराज जी भी हमेशा कहते हैं कि बंदिश की जो साहित्यिक पक्ष है उस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि संगीत और साहित्य दोनों मिला के हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो उत्कृष्ट रचनाएं होनी चाहिए जिसमें उसका जो साहित्य हो अच्छा हो, तो ये हमेशा कोशिश रहनी चाहिए, मेरा भी मानना है। ये बड़ा ही पर्पसफुली मैंने आपसे सवाल करा और आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। एक अगला सवाल जो मेरा ये आ रहा है कि आप विशेष यूथ में रही हैं और जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उनमें रही हैं, और उसमें एक परेशानी का आलम यह है कि क्लासिकल म्यूजिक जो कि असल में होना चाहिए, उस स्ट्रेंथ या कमजोरी कहीं कहीं दिखने में आ जाती है आजकल के, जो हमारे जब से ये हमारा यूट्यूब चैनल खुले हैं, इंटरनेट चला है,
डिजिटाइजेशन हुआ है और बड़ी बंदिशें आ गई हैं, इंसान का करैक्टर चेंज हो गया है, बर्दाश्त करने की कुव्वत कम हो गई है। तो इंस्टेंट वो आप चाहते हैं कि ओवरनाइट एक वो बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी बन जाए, ये भी है। तो हमारे यूथ के लिए ये पैगाम जरूर दीजिएगा, संदेश दीजिएगा कि क्लासिकल म्यूजिक जो हम सीखते हैं या कोई भी म्यूजिक हम सीखते हैं, तो उस पे क्या क्या आप टिप्स दे सकती हैं, क्या गाइडलाइंस दे सकती हैं जिससे उनको ध्यान रहे हमारे यूथ को कि आप जैसे आलिम लोग जो हैं हमारे साथ बैठे लेक्चर दे रहे हैं इस वक्त, तो एक पैगाम जाए लोगों को, संदेश जाए, मैसेज जाए कि भाई इन चीजों को आप टिप्स दीजिए अगले जो आने वाले सिंगर्स हैं, क्योंकि आप पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, यूथ में रहती हैं, प्लीज। जी, इसमें कुछ शब्द हम अपने, देखिए ये तो परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से चली आ रही है संगीत की जो है, साथ में इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन से भी हम जुड़े हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, शिक्षा संस्थानों में संगीत बहुत पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो संगीत अलग से सीख रहे हैं, केवल शिक्षा संस्थानों से नहीं। इधर यूट्यूब चैनल्स, आजकल तो बहुत चीजें आ गई, बहुत स्रोत हैं जिनके माध्यम से बच्चे ऑनलाइन भी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पर एक शिक्षक का दायित्व है, मैं क्योंकि करीब 31 साल से संगीत शिक्षा के साथ भी जुड़ी रही हूँ, शिक्षण कर रही हूँ, विवेकानंद कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ पिछले कई साल से। तो मेरा ध्यान यही रहता है स्टूडेंट्स के साथ कि सबसे पहले तो, क्योंकि हमें संस्कार की बहुत परम आवश्यकता है, जब हम संगीत सीखते हैं तो एक हमारे अंदर इनबिल्ट संस्कार होना बहुत जरूरी है। और युवाओं के लिए, जैसा हमारे गुरुजी ने भी कहा कि युवा जो है उसका उल्टा कर दीजिए, वायु। तो वायु जैसी इस समय एनर्जी होती है हमारे में, बहुत ज्यादा वो तेजी होती है, बच्चे भागना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, पर ऐसी भी उड़ान ना हो कि हम उसमें उड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच जाएं। तो वायु की तरह वेगवान अवश्य बने, पर ऐसा ना हो कि हमारी जो गति है इतनी तेज बढ़ जाए कि हम अपनी भी प्रगति को भूल जाएं। तो अपनी सांस्कृतिक सभ्यता जो हमारी है और हमारी जो धरोहर है और हमारे देश की जो पहचान है, वो बनी रहे, वो कायम रहे। और बाहर की खिड़कियां भले ही आप खुली रखिए, बाहर से हवाएं आएंगी, विदेशों से, वहां की संस्कृति का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, पर अपनी पहचान को, अपनी अस्मिता को और अपनी गरिमा को हम ना छोड़ें। तो ये मेरा हमेशा संदेश रहता है कि देखिए नई नई चीजें तो आती रहेंगी, उनमें प्रयोग करते रहें, पर हमें ये एक, जिसे कहते हैं, एक सीमा देखनी पड़ेगी, एक लिमिटेशन भी हो तो वो अनलिमिटेड हो, बट उसके साथ साथ हम अपने पैरों को जमीन पर कायम रखें। बहुत अच्छी बात। इस तरह से नहीं कि उड़े चले जा रहे हैं और ये नहीं पता किस दिशा में जा रहे हैं। तो दिशाहीन नहीं होना है, ना दिशा भ्रमित होना है, अपनी संस्कृति और सभ्यता की पहचान को बनाए रखना। क्या बात है, बड़े खूबसूरत अल्फाज आपके और बहुत शिक्षाप्रद है। मेरा आखिरी सवाल हमारे नाजरीन की तरफ से आपको ये है कि आपने अभी जैसे बताया कि यूथ जो हमारे, उनको कैसे म्यूजिक सीखना चाहिए, क्या क्या इम्पैक्ट्स, कहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव बातें, एक आपका एस्पेक्ट रहा है, फॉरेन स्टूडेंट्स को भी आपने सिखाया है। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, एक पॉइंट वो, और सेकंडली विदेशों के अंदर जो भारतीय संस्कृति और विशेषकर म्यूजिक की जो सॉफ्ट पावर है, इसके बारे में थोड़ी बताइए कि क्या आप महसूस करती हैं, क्या फीडबैक मिली है उन स्टूडेंट से, फॉरेन स्टूडेंट्स खासकर, और उस पर थोड़ा सा, ताकि हमें गर्व हो कि हमारा हिंदुस्तान का म्यूजिक जो कि अपने में एक हेरिटेज है, संपदा है, एक हमारे लिए ये बहुत बड़ी, हमारे लिए एक सॉफ्ट पावर का पार्ट है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। विदेशी जो स्टूडेंट्स रहे, मैंने मोस्टली साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स थे, हांगकांग यूनिवर्सिटी के थे, जो कि यहाँ भारत में आकर एजुकेशन अपना ले रहे थे। तो वो हिंदी भाषा भी सीख रहे थे साथ में, और साथ ही साथ अपने कुछ डिप्लोमा कोर्सेज और ये सब भी कर रहे थे। साथ में उन्होंने संगीत का भी उनको हमने सिखाने का एक ये प्रोग्रामिंग रही कि हमने उनको शिक्षा दी। तो बेसिक से ही स्टार्ट किया मैंने। मैं क्या करती थी कि उनको पहले प्रेजेंटेशंस दिखाती थी। अच्छा। जैसे पंडित रविशंकर जी का थोड़ा उनका सितार वादन सुनाया, जाकिर हुसैन जी का तबला वादन सुनाया, या और भी हमारे जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं
उनके मैं उनको छोटे छोटे ऑडियो वीडियो क्लिप्स दिखाती थी, ताकि उनके अंदर पहले तो वो उसके प्रति एक थोड़ा सा इंटरेस्ट। पहचान आए कि भाई एक, हाँ, इंटरेस्ट जागृत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो वहां भी देखिए विदेशों में भी लहरें आ रही हैं, उनका जो अपना नेटिव म्यूजिक है, जो पुराना संगीत है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्योंकि वहां भी इसी तरह से युवा वर्ग जो है वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक और जो हिप हॉप टाइप का म्यूजिक है उसकी तरफ वो ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो वहाँ का भी क्लासिकल म्यूजिक के प्रति जो एक किसी टाइम में संगीत के प्रति रुचि होती थी उस हमारे जमाने के टाइम में, कि जैसे क्लासिकल ये बीथोवन को सुनना है या मोजार्ट को सुनना है, उनकी सिम्फनीज को सुनना है, तो वो अब रुचि कम हुई है। एक खास वर्ग है कि सुनता है, पर अदरवाइज जो युवा वर्ग है वो क्लासिकल के प्रति इतना डिवोटेड नहीं है। तो वो जागृति लाने के लिए, जैसे कि हम अपने संगीत को भी जब हम सिखाते हैं बच्चों को, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं कई बार उन्हें फिल्म म्यूजिक का, जैसे आप हमीर है, हमीर सिखाना है हमें, तो मधुबन में राधिका नाचे रे, वो थोड़ा उनको सुना दिया, या मालकोस में मन तरपत हरि दर्शन को आज। तो उनके अंदर ये लगता है अच्छा फिल्म में ये गाने वो उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं। तो हमें उसको करने के लिए बिल्कुल बेस लेवल पर जाना पड़ता है, स्टूडेंट्स के ही लेवल पर जाके फिर धीरे धीरे उसको खींच करके ऊपर लाना पड़ता है। क्योंकि सीधे ही आप उसको चाहेंगे कि क्लासिकल म्यूजिक उसको उसके गले में डाल दें या उसको समझा दें, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच देम। तो ये भी एक कलाकार का और शिक्षक का दायित्व है कि वो कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाता है। तो मेरा तो हमेशा रहता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले आप कॉन्क्रीट चीज सिखाइए जो सामने दिख रही है, और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि ये तो सूक्ष्म विद्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो एकदम से हम उनके ऊपर लाद देंगे हर चीज की भाई ये करो वो करो, वो मुश्किल है। पहले बहुत सरल ढंग से चलना पड़ता है, सरगमे, फिर पैटर्न सिखाए, फिर धीरे धीरे राग पर आते हैं, फिर बंदिश पे आते हैं, फिर आलाप तान और जो भी है ये चीजें धीरे धीरे करके बढ़ना है। तो वो सिलसिला ऐसे शुरू होता है। विदेशी का बच्चों के साथ भी यही रहता है, तो मेथोडोलॉजी सेम है, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट्स हो चाहे विदेशी। बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर नीता माथुर जी। आखिर में कोई आप जनरल कोई संदेश अगर हमारे देना चाहें, खासकर अपकमिंग यूथ जो सिंगर्स हैं उनके लिए, और भारतीय संस्कृति जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी धरोहर है, जो है इसको मेंटेन सस्टेन करने के लिए कोई आपके लास्ट वर्ड्स इनकरेजमेंट के लिए आप दीजिए। बस मैं एक रागमाला से समापन करना चाहूंगी, महाराज जी की बनाई हुई है, देशभक्ति के प्रति, देश को समर्पित है। अच्छा उसमें 9 राग हैं और शुरुआत देश से होती है, फिर यमन है, तिलक कामोद है, शंकरा है, जय जयवंती है, कलावती है, नंद कल्याण, हंसध्वनि। कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा, वेलकम प्लीज। जिस देश में बहत जल गंग, जिस देश में बहत जल गंग, जमुना पवित्र नदी हरि संग, तिलक हरि चरण गहतल उमंग, तिलक हरि चरण गहतल उमंग, कामोद बरनो मन सोवानंद, शंकर महादेव सब दरद, चरण जल शीश पाए भगवंत, जय विजय घोष करता गुणवंत, गात जय जयवंती जयवंत, कलावती सकल कला परवीन, करत गुणगान प्रभु को आनंद, आनंद आनंदित सभासद, आनंद आनंदित सभासद, हंस ध्वनि एक रथ जय ध्वनि,
मधुर पिया जय 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 भारतम, जय भारतम विजय भारतम। इस देश में बहत जल गंगा, जमुना पवित्र नदी हरि संग। इस देश में, जिस देश में, जिस देश में बहत। नमस्कार। कमेंडेबल, बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर नीता माथुर जी। सीधी दिल्ली से जुड़ी हुई थी अभी तक हमारे साथ प्रोफेसर नीता माथुर जी, एक बहुत ही मशहूर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, टीचर हैं, रिसर्चर हैं, एकेडमिशियन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी हैं, यानी इतनी सारी चीजें मैंने बताई। आपका बहुत बहुत खैर मकदम फिर से एक बारी, और तमाम नाजरीन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने टाइम निकाला इस शो के अंदर, और बोलते आने यूट्यूब चैनल की आपने शोभा खूब बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इतना बातें आपके साथ दिलचस्प बातें की हम लोगों ने, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बोलते